लेट्स कंटिन्यू विद द लास्ट लेक्चर। हम फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये देख रहे थे। इसमें 5 पॉइंट्स हमारे कवर हो चुके थे। इसके बाद के नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। लेस कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन की सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में कितने नए प्लांट्स, नए इक्विपमेंट प्रोडक्शन के लिए कितने नए प्लांट, नए इक्विपमेंट्स ये शुरू हुए हैं। मतलब फिजिकली कितने मशीनरी, इक्विपमेंट्स, प्लांट ये पिछले साल भर में शुरू हुए हैं, स्टार्ट हुए हैं। वो जितने स्टार्ट हुए होंगे उतना कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ है, ऐसा उसका मतलब होता है। मतलब पिछले साल भर में कितने नए प्लांट्स लगे हैं, नई मशीनरी खरीदी गई है, नए इक्विपमेंट चालू हुए हैं, खरीद करके चालू हुए हैं, यहाँ से प्रोडक्शन एक्टिविटी चालू हुई है। दैट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब जीडीपी अगर बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो उसका एक इनडायरेक्ट मीनिंग ऐसा है कि कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ा है। क्योंकि जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब पूरे देश में कितने गुड्स का प्रोडक्शन या सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जितना ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन हुआ होगा, उसका मतलब वो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए नए प्लांट्स, नए इक्विपमेंट भी ज़्यादा लगे होंगे, ऐसा उसका मतलब होता है। तो जीडीपी ज़्यादा मतलब कैपिटल फॉर्मेशन भी ज़्यादा हुआ है, ऐसा उसका मतलब होता है। और कैपिटल फॉर्मेशन जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छी कंडीशंस मानी जाती है। तो कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में उतना नहीं है जितना होना चाहिए। क्योंकि जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर कैपिटल फॉर्मेशन की तुलना करें तो उतना ज़्यादा नहीं है। तो उसकी जो कैपिटल फॉर्मेशन की जो स्पीड है वो बढ़ना चाहिए। मतलब जीडीपी भी बढ़ना चाहिए, और जीडीपी बढ़ने के साथ ऑटोमेटिकली जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी इंक्रीज होता है, तो वो इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन वो अराउंड जीडीपी का 30% के आसपास होना चाहिए, जो अभी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन और उसमें इंक्रीज होने का स्कोप है। तो कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होना चाहिए, जो नहीं है। और एक फीचर इंडियन इकोनॉमी का करप्शन एंड ब्लैक मनी। तो सबसे पहले करप्शन, ब्लैक मनी, ये मीनिंग तो आप सबको पता ही है कि जो अनअकाउंटेड मनी होता है, जो इलीगल सोर्सेस, गैम्बलिंग, बेटिंग, इस टाइप के जो इलीगल बिजनेसेस से जो पैसा कमाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक मनी। या ऐसी इनकम, ऐसा मनी जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है, जिसकी रिकॉर्डिंग, जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है, इस प्रकार की मनी को ब्लैक मनी कहते हैं। तो करप्शन और ब्लैक मनी ये इंडिया का बहुत ही बड़ी समस्या है। तो ये जो समस्या है, मतलब इसकी वजह से बहुत सारी और दूसरी समस्याएं क्रिएट होती है। इसकी वजह से जॉब्स की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसकी वजह से टैलेंटेड लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाती है, इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इससे एक सोसाइटी पे बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो सबसे इसमें ऐसा है कि ब्लैक मनी कितना है इंडिया में, तो इसमें अलग अलग रिसर्च चालू है, और एग्जैक्ट इसकी फिगर किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि इसकी कहीं भी ये रिकॉर्डिंग भी नहीं होती और कहीं पर इसका ये भी नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि हमारे जीडीपी जितना है उसका 10 से 40% इतना ट्रिमेंडस ब्लैक मनी इंडिया में अभी भी अर्थव्यवस्था में है। और जितना ब्लैक मनी अर्थव्यवस्था में होगा उतना वो और ब्लैक मनी को इंक्रीज करता है। तो ये जो ब्लैक मनी है ये कम होना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बहुत सारे कैशलेस ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करती है, उसको इंकरेज करती है। क्योंकि जितना कैश में ट्रांजैक्शन होगा उतना ब्लैक मनी, उतना करप्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट जो है ये आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स की तरफ ज़्यादा इंकरेज करती है, ज़्यादा स्ट्रेस करती है, क्योंकि इसमें करप्शन के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो कैश में जहाँ पर व्यवहार है वहाँ पर करप्शन होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो करप्शन होने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो इलीगल बिजनेसेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ब्यूरोक्रेट्स एक रीज़न हो सकता है, लोगों की नैतिकता कम हो रही है, ये भी एक कारण हो सकता है। तो ऐसे अनेक जो कारण हैं वो करप्शन और ब्लैक मनी को एक कारण होते हैं। तो सबसे एक मेन कारण है कि लोगों की जो लालच है, लोगों की जो नैतिकता है ये लालच बढ़ रही है और नैतिकता कम हो रही है। इस वजह से थोड़ा सा करप्शन के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। साथ में पॉलिटिक्स में भी बहुत सारा ब्लैक मनी इस्तेमाल होता है, तो वो भी एक कारण है। ब्यूरोक्रेट्स जो नौकरशाही है वहाँ पर भी बहुत सारे
होते हैं, ब्राइब्स लिए जाते हैं। तो ऐसे अनेक कारणों से जो करप्शन और ब्लैक मनी ये समस्या बढ़ते जा रही है। तो वो भारत की अर्थव्यवस्था में वो भी एक मेन पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे कि करप्शन और ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है। और मोस्टली जो पैसा है ब्लैक मनी का, ये स्विट्ज़रलैंड हो गया या मलेशिया, सिंगापुर, इस टाइप के जो बैंक्स जो है वहाँ पर वो इस प्रकार की ब्लैक मनी ज़्यादा रखी जाती है। लेकिन विद इन कंट्री भी आपको ब्लैक मनी बहुत देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये भी एक मेन प्रॉब्लम है। हाई पॉवर्टी, गरीबी। अब गरीबी सबसे पहले कि आपने जब भारत पे निबंध लिखा होगा कभी 10वीं 12वीं में, तो वहाँ पे लिखा होगा कि भारत एक गरीब देश है। तो गरीब की जो व्याख्या है वो क्या है, तो किसको हम गरीब कहेंगे। तो उसमें गवर्नमेंट ने 2-3 डेफिनेशन बनाई थी। आपको याद होगा कि जिसने 27 रुपये कमाया है, 32 रुपये कमाया, तो उससे ज़्यादा अगर 28 रुपये किसी ने कमा लिया तो वो गरीब नहीं कहलाया जाएगा। इस प्रकार का डिस्कशन आपने टेलीविज़न चैनल में या न्यूज़पेपर में ज़रूर पढ़ा होगा। तो एक उसकी एक डेफिनेशन है, ऐसी पक्की नहीं कि इसको हम गरीब कहेंगे, इसको अमीर कहेंगे। तो एक गवर्नमेंट की डेफिनेशन बाद में गवर्नमेंट ने बनाई कि जो डेली 32 रुपये या डेली 47 रुपीज़, मतलब 32 रुपये ग्रामीण भाग में और 47 रुपीज़ शहरी भागों में जो कमा लेता है वो गरीब, उससे कम वाले लोग गरीब हैं, ऐसा गवर्नमेंट की डेफिनेशन था। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर बाद में उसे बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए, या उसमें गवर्नमेंट ने एक और डेफिनेशन बनाया कि दिन भर में 2400 कैलोरीज इंसान को खाने में जो मिलती है, तो उतना अगर वो कमा लेता है तो वो गरीब नहीं है। ऐसी अनेक डेफिनेशन गवर्नमेंट ने गरीब और अमीर के बीच में ये बनाई। लेकिन इन जनरल जो हम गरीब की एक लेमैन्स डेफिनेशन देखें कि जो व्यक्ति को पेट भर खाना मिल जाता है, रहने को आसरा है, कपड़े है, मेडिकल फैसिलिटी, कुछ एजुकेशन की उसको मिल जाती है, इस प्रकार की बेसिक उसको नीड अगर पूरी हो रही है तो उसको हम पुअर नहीं कहेंगे। अगर इसमें से कुछ भी उसको नहीं मिल रहा है तो हम उसको पुअर कहेंगे। लेकिन आप डेफिनेशन कुछ भी बनाओ, पुअरिटी जो है इंडिया में, गरीबी जो है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और उस समस्या का जो मेन कारण है, जो रूट कॉज है, वो है एक्सेस पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतनी हेवी है कि उसकी वजह से इतने लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाते हैं और उसकी वजह से गरीबी और बढ़ते जाती है। तो गरीबी एक मेन समस्या है इंडिया में। देन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जितने भी नैसर्गिक जो साधन होते हैं, संपत्ति होती है, उसका यूटिलाइजेशन इंडिया में उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। जितने भी नैसर्गिक साधन हैं, चाहे वो नदियां हैं, चाहे वो समुद्र है, चाहे वो जंगल है, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो हवा है, चाहे वो सन मतलब धूप है, ये भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं। उसका उतना उपयोग हम नहीं उतना कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में आप देखोगे इन जनरल धूप ज़्यादा होती है, तो सोलर पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो प्रोजेक्ट है वो भी गवर्नमेंट इसमें अवेयर हुई है और काफ़ी इस पर काम शुरू है। लेकिन अगर वो धूप है तो उस पर हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। विंड, अगर हवा ज़्यादा है तो उस पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स हैं, एनर्जी के जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर सकते हैं अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करें। या नदियां हैं, उससे हम ट्रांसपोर्टेशन का एक मीन्स बना सकते हैं। तो ऐसे अनेक जो नैसर्गिक हमारे साधन हैं उसका हम यूटिलाइजेशन उतना नहीं कर रहे हैं जितना कर सकते हैं। तो वो अगर यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट करती है तो बहुत सारे जो बेनिफिट्स है, लोगों को काम भी मिलेगा और जो निसर्ग का जो एक बैलेंस है वो भी हम समतोल ये कर सकते हैं। देन इनएडिक्वेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन रूरल एरिया। अगर आप रूरल एरिया में देखेंगे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब बैंक जो है, जो कर्जा लोगों को पहुंचाती है, इस प्रकार के जो बैंक्स है वो उस संख्या में नहीं है जिस संख्या में आवश्यकता है। शहरों में आपको बैंक्स बहुत मिल जाएंगे, शहरों में आपको प्राइवेट सेक्टर के बैंक मिल जाएंगे, फॉरेन बैंक्स मिल जाएंगे, गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर के सरकारी बैंक्स मिल जाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक भी मिल जाएंगे। आपको चारों प्रकार के बैंक जो है ये आपको शहरी भागों में अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन वही अगर आप ग्रामीण भागों में देखोगे तो उतनी आपको बैंकों की संख्या ये नहीं मिलती। प्राइवेट सेक्टर तो बहुत ही कम रहती है कि आप जो पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी जो बैंक है वही आपको मिलेगी, या कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स भी आपको मिलेंगे। तो लेकिन वो भी उतनी नहीं है, पर्याप्त, उनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो वो एक कम है। और उसकी वजह से अगर आपको रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना है तो रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए आपके पास पैसा चाहिए, फंड चाहिए, और वो प्रोवाइड करने के लिए आपके पास जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, उसकी जो संख्या है वो
बढ़ाना आवश्यक है, तो ही आप रूरल एरिया का डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो ही आप एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन अभी डेवलपमेंट फेज में है तो संख्या बढ़ रही है, लेकिन और भी उसमें स्कोप है बहुत सारा। देन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब भारत में जो इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत अनइवन है, मतलब असमान जो विभाजन है इनकम का, वो इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका कारण, मतलब इसका एग्जांपल ऐसा है कि देश में जितना भी पैसा है, देश का जो टोटल नेशनल इनकम है, टोटल करोगे देश के इनकम की, वो टोटल इनकम का 90% अगर, मतलब पूरे देश का पैसा अगर 100 रुपये है तो 90 रुपये ये 10% लोगों के पास ही है। मतलब कुछ अमीरों के पास देश की पूरी संपत्ति ऑलमोस्ट है और उनकी संख्या केवल 100 अगर देश की जनसंख्या है, 100 लोग अगर देश में हैं, तो 100 में से 10 लोगों के पास ये 100 रुपये में से 90 रुपये उन्हीं के पास है। मतलब क्या, कम लोगों के पास, अमीर के पास बहुत सारे पैसे, बहुत धन संपदा इकट्ठा हो रही है, और बाकी जो जिनकी संख्या ज़्यादा है, 90 लोग हैं, उनके पास बची हुई 10% ही जो इनकम है वो उनके पास है। तो दिस इज कॉल्ड एज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें देखिए 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन होल्ड्स अबाउट 77%, ऑलमोस्ट 80% उनके पास पैसा है, 100 में से 77। और जो मतलब हर 3 में से जो 4 रुपए है ये किसके पास है, ये अमीर के पास है। और बचा हुआ जो 1/4 रुपए है वो किसके पास है, जिनकी संख्या ज़्यादा है, 90% लोगों, उनके पास केवल 1/4 रुपया ही है। मतलब 3/4 जो रुपए है ये किसके पास है, ये 10% लोगों के पास। और बचा हुआ जो 1/4, 4 में से 1 रुपए है, ये किसके पास है, जो 90% लोग बचे हुए हैं, ठीक है, उनके पास केवल 1/4 रुपए ही है। मतलब ये इतने सारे लोग गरीब हैं, उनके पास कितने कम पैसे हैं, और ये केवल जिनकी संख्या कम है 10% ही है, उनके पास कितने सारे पैसे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो भारत में आज इस प्रकार की जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये स्लाइड में हमने क्या देखा, लेस कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन की मीनिंग हमने क्या देखा, किसी भी देश में कितने नए प्लांट्स, नए इक्विपमेंट्स, नए मशीनरीज जो है प्रोडक्शन के लिए हमने खरीदे हैं या चालू किए हैं, कितनी नई फैक्ट्रियाँ चालू हुई है, नए मशीनरी खरीदी गई है प्रोडक्शन के लिए, उसको हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। जितना ज़्यादा नए मशीन्स चालू हुए होंगे उतना ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा उसका अर्थ होता है। और जितना ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना अच्छी परिस्थिति मानी जाती है। तो इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन कुछ सालों में बढ़ा है, लेकिन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कैपिटल फॉर्मेशन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। करप्शन एंड ब्लैक मनी, सबको पता है, अनअकाउंटेड मनी, इलीगल जो सोर्सेज से पैसा कमाया गया है जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है, इस प्रकार के जो मनी है उसको कहते हैं ब्लैक मनी। तो ये जो ब्लैक मनी है ये बहुत, इसकी अमाउंट जो है बहुत बढ़ रही है, और पहले से ही बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटम है, क्वांटिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। पैरेलल इकोनॉमी भी कभी कभी आपने कुछ बहुत सारे लिटरेचर पढ़ा होगा कि पैरेलल इकोनॉमी चलती है ब्लैक मनी की वजह से। तो ये जो ब्लैक मनी की समस्या ये इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है, और उसके कारण बहुत सारे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ब्यूरोक्रेट्स हो सकता है, लोगों की नैतिकता कम हो रही है। इस प्रकार की सब कारणों की वजह से करप्शन और ब्लैक मनी बढ़ते जा रहा है। गरीबी, हाई पॉवर्टी, गरीबी जो है बहुत ज़्यादा है इंडिया में, क्योंकि इसका कारण क्या है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से बेरोजगारी ज़्यादा है, और बेरोजगारी ज़्यादा होने की वजह से गरीबी ज़्यादा है। तो गरीबी भी एक सबसे मेन ये है कि लोगों को बेसिक उनके खाने की सामान तक नहीं मिल पाता, एजुकेशन, क्लोथिंग नहीं हो पाती, हेल्थ की सुविधाएं तक उन्हें नहीं मिल पाती, इतनी गरीब परिस्थिति में लोग हैं। तो इस प्रकार से गरीबी ज़्यादा, ये भी एक फीचर है इंडियन इकोनॉमी का। देन नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया में जितने भी है, चाहे वो नदी है, चाहे वो सनशाइन है, चाहे वो विंड हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो अलग अलग हैं, तो उसका इस्तेमाल उतना नहीं कर पा रही है जितना उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो अंडर यूटिलाइज्ड है वो सब रिसोर्सेज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब बैंक्स जो है रूरल इलाके में वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, वेल्थ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन असमान है। असमान है मतलब कुछ अमीरों के पास देश की 80-90% संपत्ति है, और बहुत सारे जो गरीब जो लोग हैं जिनकी संख्या 90% है, उनके पास केवल 10% ही पैसा है। तो यहाँ पर एग्जांपल, मतलब एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 3/4 जो देश का, मतलब 4 रुपये अगर देश के पास है तो उसमें से 3 रुपये अमीरों के पास है और 1 रुपये गरीबों के पास है। तो ये 3 रुपये जिनके पास है
उनकी जो संख्या है वो 90% है, मतलब देश की जनसंख्या का 90% है। और 1 रुपए जिनके पास है उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या जो है, अमीरों की संख्या 10% है और गरीबों की संख्या पॉपुलेशन के हिसाब से 90% है। तो इसको कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। मतलब क्या कि 4 रुपए अगर देश की इनकम है तो उसके अगर हम 2 भाग करें, 3 रुपए और 1 रुपए, तो 3 रुपए अमीरों के पास है, रिच कम्युनिटी के पास है, ठीक है। और रिच कम्युनिटी की संख्या अगर हम देखते हैं टोटल पॉपुलेशन में तो वो केवल 10% है। तो इन 10% लोगों के पास कितने हैं, 4 में से 3, मतलब 77 to 80% पैसा इन 10% लोगों के पास है। और जो बाकी 90% जो लोग हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है और उनके पास केवल कितना है, उनके पास केवल 1 रुपए है, मतलब 1/4, मतलब केवल उनके पास 20% ही इनकम है और अमीरों के पास देश की 80% तक इनकम उनके हाथ में चली गई है। तो दैट इज कॉल्ड एज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो मैं शेयर करूंगा।